हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है 10th क्लास की कविता यह दंतुरित मुस्कान। नागार्जुन जी के द्वारा लिखित यह कविता यह दंतुरित मुस्कान। आज हम उसका सरलार्थ करेंगे, भावार्थ करेंगे, कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है ये जानेंगे। उससे पहले मैं मोटा मोटी एक बात बता दूं कि कवि ने इन पंक्तियों में क्या कुछ कहा है। कवि यहाँ पे एक छोटे बच्चे का वर्णन कर रहा है, छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन कर रहा है, ठीक है। और कवि कहता है कि मैं बहुत समय से बाहर रहता था और जब मैं घर पे आया तो मेरा बच्चा जो मुझे मिला उसका जो पहले दांत थे मुख में आए हुए थे और जब वो हंस रहा था तो उस मुस्कान को, जब पहले जो दो दांत आते हैं जब मुस्काता है बच्चा, तो उस मुस्कान को ही दंतुरित मुस्कान कहा गया है। तो उसका वर्णन इस कविता में जो कवि है वो कर रहे हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहता है कि तुम्हारी यह छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि मरे हुए में भी जान डाल देगी। अब आपको पता है मरे हुए में जान नहीं डाल सकते, तो कवि यहाँ पे किसको मृतक कह रहा है और कैसी जान की बात कर रहा है तो सुनिएगा। कवि यहाँ पे मृतक के माध्यम से कहना चाहता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, जो कभी हंसता ही नहीं है, खुशी जिसके जीवन में है ही नहीं, मरे हुए के समान है, अगर वो भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखे तो वो भी खुश हो जाए, अर्थात वो भी जीवित हो जाए। तो यहाँ पे इस प्रकार कहा गया। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारा यह गात। गात अर्थात शरीर, धूली धूसर अर्थात धूल से सना हुआ, अर्थात धूल से भरा हुआ। कवि कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है ना उसके ऊपर धूल लगी हुई है, मगर उसके बाद भी धूली धूसर तुम्हारा ये गात, तुम्हारा ये शरीर। कवि कहते हैं कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात बोलते हैं बच्चों कमल को। किसको? कमल को। आपको पता है कमल का जो फूल है कहां पे उगता है? कीचड़ में, तालाब में, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं जिस प्रकार एक कमल का फूल तालाब में खिलता है उसी प्रकार तुम्हारा जो शरीर है ना धूल से सना हुआ उसके बाद भी सुंदर लग रहा है, जैसे कमल का फूल सुंदर लगता है बेशक वह तालाब में कीचड़ में खिला हो। और कहते हैं कि जिस प्रकार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल कोई जलजात कोई तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया हो, अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बड़े बच्चे को कमल के समान सुंदर बता रहा है। अगली पंक्ति में कवि कहता है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, अर्थात परस का अर्थ है स्पर्श। परस का क्या अर्थ है? स्पर्श। स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, अर्थात तुम्हें स्पर्श पाने के बाद तो, अर्थात तुम्हारा स्पर्श करने के बाद तो क्या पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण का अर्थ है कठोर पत्थर। कहता है कि कठोर से कठोर पत्थर भी तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा, अर्थात जल के समान क्या हो गया होगा? बिल्कुल ही तरल बन गया होगा। अब आपको पता है पाषाण पत्थर तो कभी पिघलता नहीं है, तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाने के बाद कठिन पाषाण अर्थात कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी पिघल जाते हैं, अर्थात कोमल हृदय वाले बन जाते हैं। कवि इन पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा स्पर्श किसी कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाए या वो भी आपको स्पर्श कर ले तो वो भी कोमल हृदय हो जाए, इतने कोमल इतने सुंदर हो तुम। तो अगली पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं देखिए। अगली पंक्तियों में नागार्जुन जी कहना चाहते हैं छू गया तुमसे की, छू गया तुमसे की झरने लगे शेफालिका के फूल। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तुम्हें छू लेता है, कोई भी अगर तुम्हें छू लेता है तो उसमें से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब वो कौन छू लेता है, कैसे? अगली पंक्ति में कह रहा है, वो कह रहे हैं कि बांस था कि बबूल। कह रहे हैं कि चाहे बांस हो चाहे बबूल हो। बांस आपको पता है बांस का पौधा बस सीधा होता है, उसमें कोई फूल वगैरह नहीं होता। और बबूल का आपको पता है बबूल में भी, बबूल कीकर को बोलते हैं बच्चों, बबूल में भी कोई फूल वगैरह नहीं होते, उसमें कांटे ही कांटे होते हैं। बांस जो है कभी टूटता नहीं है और बबूल जो है कटीला होता है। कहता है कि ऐसे व्यक्ति भी जो कटीले होते हैं, कठोर बोलने वाले होते हैं, कभी झुकते नहीं है, कभी खुश नहीं होते, बिल्कुल कठोर हृदय वाले, वो भी क्या करने लग जाते हैं? उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं, अर्थात वो भी हंसने लग जाते हैं, खिलखिलाने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कुछ इस प्रकार कहना चाहता है। और आगे कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि खुद कहता है बच्चे को कि तुम मुझे अभी पहचान नहीं पाए हो, तुम मुझे जान नहीं पाए हो। क्यों नहीं जान पाए हो आगे बताएंगे।
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है लगातार, लगातार, कि तुम मुझे लगातार देख रहे हो, टकटकी लगा के देख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। आगे कहते हैं कवि कि थक गए हो तुम, अर्थात तुम थक जाओगे। आंखें लूं मैं फिर, मैं ही अपनी आंखों को फेर लेता हूं, क्योंकि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, लगातार मुझे देख रहे हो। कवि यहाँ पे कह रहा है कि जो बच्चा है उसको पहचान नहीं पा रहा, लगातार देख रहा है, कहीं वो थक ना जाए, इसलिए कवि ही अपनी आंखें फेरने की बात कह रहा है। अब ये बात क्यों सिद्ध हुई, देखिए, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। क्यों फिर रहा है, कवि कहता है कि क्या हुआ अगर पहली बार में हम एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए। क्योंकि कवि तो जानता है कि वो बच्चा उसका, मगर बच्चे को नहीं पता, क्योंकि बच्चा उसके पिताजी को पहली बार देख रहा है। तो क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी मां न बनी होती आज। यहां पे कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारी मां माध्यम ना बनी होती, अर्थात अगर तुम्हारी मां तुम्हें जन्म ना देती, माध्यम बनना अर्थात बच्चे और पिता के मिलने का माध्यम मां को यहां पे बताया गया है, क्योंकि मां ने बच्चे को जन्म दिया है। कि तुम्हारी मां अगर तुम्हें जन्म नहीं देती आज, तो मैं ना सकता देख, कि मैं तुम्हें देख नहीं पाता, मैं ना पाता जान, और ना ही मैं तुम्हें जान पाता, अर्थात छोटे बच्चे की ऐसी मुस्कान को समझ पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, किसको नहीं समझ पाता, किसको नहीं देख पाता, तुम्हारी छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को, दंतुरित मुस्कान को। तो बच्चों अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि धन्य है तुम, धन्य तुम हो, मां भी तुम्हारी धन्य, कि तुम भी धन्य हो, तुम भी धन्यवाद के पात्र हो, और तुम्हारी मां भी धन्यवाद की पात्र है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, यहां पे कवि सिद्ध करते हैं इस बात को कि चिर प्रवासी, चिर का अर्थ लंबे समय से, प्रवासी अर्थात दूसरी जगह पे रहने वाला, अर्थात मैं तो बहुत लंबे समय से दूर रह रहा था। मैं इतर, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतर हूं, इतर अर्थात कोई और हूं, कोई अन्य हूं, अर्थात तुम्हारे लिए बेगाना हूं, तुम्हें आज पहचान नहीं आ रहा। इस अतिथि से प्रिय, यहाँ पे कवि अपने बच्चे को प्रिय कह रहे हैं और अपने आप को अतिथि कह रहे हैं। कवि कहते हैं इस अतिथि अर्थात मुझसे प्रिय है प्यारे बच्चे, तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां मां की कराती रही मधुपर्क, कि मैं तो बहुत समय बाद तुम्हारे पास आया हूं, अब तक तुम्हारी मां की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं। मधुपर्क कराने का अर्थ होता है बच्चों, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको शहद, दूध, दही और थोड़ा सा पानी जो डाल के जो पिलाती है ना उसको मधुपर्क कहा जाता है। तो वो भी किसने करवाया है अब तक, तुम्हारी मां ने ही। यहाँ पे कवि कहते हैं देखते तुम इधर कनखी मार, कि तुम मुझे यहाँ पे कनखी मार के देख रहे हो। कनखी मार के देखने का मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि और होती जब की आंखें चार, और जब तुम मुझे कनखी मार के देखते हो ना, तिरछी नजरों से देखते हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें क्या लग रहा हूं, कोई और लग रहा हूं, और जब तुम मुझे देखते हो हमारी आंखें चार होती है, अर्थात मैं तुम्हें देखता हूं और तुम मुझे देखते हो, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान जो है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान है ना, मुझे और भी छविमान लगती है, और भी ज्यादा सुंदर लगती है, सुहानी लगती है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या है, अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान का वर्णन कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको 10th प्लस 2 की पूरे का पूरे सिलेबस का जो है ना रिवीजन मिलेगा, और इस कविता के साथ साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए जाएं कमेंट बॉक्स में।